तो 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आपके सामने हैं। टैली जिस तरीके से बदली और जिस तरीके से रुझान सामने आए उसने शॉक कर दिया राजनीतिक दलों को भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नतीजों ने सबको चौंका दिया, राजस्थान के नतीजों ने भी सबको चौंका कर रख दिया। कॉन्फिडेंट कांग्रेस जिन राज्यों में नजर आ रही थी उन राज्यों में कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। छत्तीसगढ़ की टैली एक बार फिर से आपके सामने रखें तो 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, 40 पर कांग्रेस है, 2 अन्य के खाते में है। और मध्य प्रदेश तो कंफर्टेबली बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। 159 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं, 68 पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। और राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान में 111 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो 72 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जो अन्य जिनकी बड़ी भूमिका पहले समझी जा रही थी रुझानों से पहले, 16 अन्य भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन अन्यों की बहुत कोई भूमिका होगी अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 111 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है और ये बढ़त बहुत बड़ी है। हालांकि इससे पहले अशोक गहलोत अपने बयानों में कई बार जाहिर कर चुके थे कि अंडर करंट का अनुभव उनको हो रहा है। कई बार वो ये भी कहते हुए सुनाई पड़े कि बीजेपी की सरकार अगर आए तो मेरी योजनाएं बंद ना करे, ये भी उन्होंने जनता के सामने कहा था। तो क्या अशोक गहलोत पहले से ही भाप गए थे कि यही स्थिति होने जा रही है? राहुल जी, क्या सबसे बड़ी वजह है? रिवाज का बदलना या गुटबाजी का होना, बीजेपी की मेहनत या मैनेजमेंट? देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे कई बार बात हुई कि बीजेपी अगर इस चुनाव को और बेहतर तरीके से लड़ती तो जनता उसको और मैंडेट देती। राजस्थान में वैसे भी संगठन जो है बीजेपी का और संघ का वो काफ़ी अच्छा है। और देखिए, जहाँ तक योजनाओं की बात है, ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं वो ख़राब है। अगर उनकी हेल्थ को लेकर स्कीम को देखा जाए तो वो वहाँ सराही जाती है, ऐसा नहीं है कि वो सराही नहीं गई स्कीम। लेकिन मुझे लगता है कि कई सारे फैक्टर्स जो हैं वहाँ पर काम किए हैं। एक फैक्टर ये है कि खुद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चार्ज किया पूरे चुनाव को, वो अपने आप में एक फैक्टर है। उन्होंने पहले ये लग रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को कहीं हाशिए पे रख दिया गया है, उनको अलग थलग कर दिया गया है, उसका कोर्स करेक्शन दिखाई दिया। दूसरी तरफ जिस तरह से जो वहाँ पर पायलट और गहलोत के बीच की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने थी। दूसरी तरफ जो ऐसा भी माना गया कि जैसे गुर्जर कम्युनिटी का, अगर हम कास्ट कम्बिनेशन की भी बात करें तो गुर्जर कम्युनिटी का जो है वो कांग्रेस से छिटकना, वो या ये कहें पायलट से थोड़ा अलग होना, तो वो एक तरह से जो है एक फैक्टर हो सकता है। तो ये सारे कम्बिनेशन वहाँ पे रहे हैं और उसके कारण ये हमारे को नतीजे दिख रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के चुनावों को मैंने बहुत ज़्यादा कवर किया है, मैं गया हूँ वहाँ पर। वहाँ बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। वहाँ पे जब भी कोई कैंडिडेट जा रहा होता है तो उसे जो आरएसएस का एक व्यक्ति जो है उस क्षेत्र का, उसको असाइन किया जाता है, वो जो है उनको गाइड कर रहा होता है। और चुनाव जिस दिन वोट पड़ रहे होते हैं तो आरएसएस का पूरा जो तंत्र है वो वहाँ पे एक्टिव होता है। वो लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बाहर निकालता है, उनको वोट जो पोलिंग बूथ है वहाँ तक लेके जाता है। तो ये बड़ा सिस्टमेटिक चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ा जाता है और उसी के शायद ये रिजल्ट है। और देखिए, जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अश्विनी वैष्णव इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जीत इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, उसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आप देखिए कैसे मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 159 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे हैं और सिर्फ 68 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स आगे नजर आ रहे हैं। और ये जश्न की तस्वीरें लगभग तीनों राज्यों में अब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों पर देखने को मिल रही है। और आज एक बड़ा जश्न बीजेपी का जो मुख्यालय है दिल्ली में, उसमें भी मनाया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, हौसला अफजाई करते हुए नजर आएंगे। दूसरे लड्डू आपको दिख रहे हैं ना, ये कांग्रेस के ऑफिस में है। अश्विनी वैष्णव लड्डू खिला रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के ऑफिस में जो लड्डू उन्होंने खरीदे थे वो रखे हुए हैं। अब इनका क्या होगा भगवान जाने। सबसे ज्यादा गफलत में अगर कोई दिखाई दिया इस वक्त लगता है तो वो भूपेश बघेल दिखाई दिए, क्योंकि वो तो उनकी बातों में, उनके तंज में, हर जगह। देखिए, वो उनका गलत नहीं था, क्योंकि जब सब लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जीतेंगे, सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी, तो फिर वो बेचारे क्यों कह सकते थे? और तो उनका जो विश्वास है उनके लिए कैसे कोई उनको दोष है? सारे सर्वे, सारे ओपिनियन पोल, सारे अखबारों की खबरें, सारे रिपोर्टर सब मान के बैठे थे। बीजेपी के नेता भी कह रहे थे भाई ठीक है, छत्तीसगढ़ हार गए, कोई बात नहीं, हम 2 तो जीतेंगे। आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश के जनता को सबको बधाई। सर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लीड मिल रही है, सब उसको लेकर
अश्विनी वैष्णव सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करेंगे, वो कोई ट्रेडिशनल परंपरागत राजनेता नहीं है, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश में इंचार्ज बना के भेजा गया था और मुझे लोगों ने बताया उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने पूरा सिस्टम तैयार किया और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कैंपेन चलाया और उनका एक ये भी जिम्मेदारी थी कि वो प्रधानमंत्री मोदी को उस पूरे कैंपेन की जानकारी देते थे रेगुलर ऑन अ डे टू डे बेसिस। और कुछ दिन पहले उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म होने से पहले दिल्ली नहीं आऊँगा और पूरी तरह उसमें व्यस्त हूँ। मैं आपको एक खबर देता हूं छत्तीसगढ़ से। भूपेश बघेल तीसरे राउंड की गिनती के बाद पीछे हैं इस वक्त और उनके भतीजे विजय बघेल जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जो सांसद हैं, 407 वोटों से पीछे चल रहे हैं भूपेश बघेल पाटन की सीट से तीसरे राउंड की गिनती होने के बाद, यानी मुश्किल में हैं खुद। बिल्कुल, ये तो साफ दिखाई दे रहा है जिस तरह के रुझान वहाँ पर हैं उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि जनता ने बीजेपी के लिए वोट किया है और जब जनता बीजेपी के लिए वोट करती है तो एक तरह से एक डिसाइसिव विक्ट्री की तरफ पार्टी जाती है। तो ये बीजेपी को पता नहीं था कि जनता उसके लिए वोट बिल्कुल, खुद रमन सिंह के अभी हमने बयान देखे तो वो खुद आश्वस्त नहीं थे, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सीटें आ रही हैं, तो वो खुद अपने आप में उनके लिए। लेकिन मध्य प्रदेश का सौरभ देखें तो जैसे अश्विनी वैष्णव से वोटिंग के बाद जो बातचीत हुई, उस बातचीत में आप सोचिए कि ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन इनका जो काम करने का जो सिस्टम था और बीजेपी का संगठन जो मध्य प्रदेश में वो कितना सटीक रहा होगा। इन्होंने ये कहा कि 135 कम से कम वहाँ से हमारी काउंटिंग शुरू होगी और 160 तक जा सकती है। उसके बाद मैंने ये भी कहा कि अगर आप गलत होंगे तो काउंटिंग वाले दिन मैं आपका नाम लेके बताऊंगा कि आप कितना बुरी तरह से गलत हुए। और वो शर्त लगाने की स्थिति में थे, बोले कि आप मेरा नाम लीजिएगा, लेकिन इतनी सीटें हमारी आ रही है। उसके बाद जब ये बताया गया कि कुछ आपके टॉप लीडर हैं वो तो मानने कि उनसे कम, बोला कि नहीं वो क्या मानने से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी सीटें इतनी आएंगी। तो वो दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो संगठन था, उसका जो फीडबैक सिस्टम था, कितना सटीक रहा होगा। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि एक नेता ज़रूर है सौरभ, उनका भी नाम ले लेना चाहिए आज, और रविशंकर प्रसाद, उनको छत्तीसगढ़ में डिप्लॉय किया गया था। वो भी उस दिन बार बार इस बात को कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में हमारी जीत होगी और हमें ये लग रहा था कि वोटिंग के बाद ऐसी बात ये कैसे कह रहे हैं। वोटिंग के बाद तो कहने का मतलब नहीं था, लेकिन वो उस दिन शर्त लगाने की स्थिति में थे कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन रही है और आज हैरानी हो रही है। पता नहीं, आपको तो अच्छे लोग मिले, मुझे एक पूर्व मुख्यमंत्री मिले बीजेपी के, एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अनुभवी नेता हैं। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश घूम के आया, भाई साहब वहाँ तो मुश्किल ही है। उन्होंने कहा मैं छत्तीसगढ़ घूम के आया, वहाँ तो हमारा जीतना बिल्कुल मुश्किल है, और राजस्थान तो बिल्कुल हाथ से गया। उन्होंने तीनों राज्यों के बारे में मुझे कहा था, मैं खुद पर्सनली यहाँ घूम के आया हूँ, कार्यकर्ताओं से मिल के आया हूँ, हमारा कार्यकर्ता डिमोरलाइज्ड है, लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं, ये तीनों राज्य हमारे हाथ से जाने वाले हैं। नहीं, लेकिन राजेश जी मुझे लगता है ऐसे लोगों की पहचान नरेंद्र मोदी कर लेते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि हमको काम नहीं दिया जाता, क्योंकि आप अगर अपने ही वर्कर को डिमोरलाइज कर रहे हैं। और सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल खराब करने में भोपाल से दिल्ली तक भाजपा के लोगों का हाथ था। जमीन पर एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं थी। और ये ठीक है कि रविशंकर जी ने छत्तीसगढ़ के लिए कहा तो उन्होंने मुझसे भी कहा कि बाजी लगा लेते हैं, और लेकिन शुरुआती दौर में जो लोग भाजपा का छत्तीसगढ़ का प्रबंधन देखने गए थे वो भी कह रहे थे कि हम हार रहे हैं। जब पहले चरण की वोटिंग हुई तो उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि नहीं, हमारा बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छी वोटिंग हुई है और अब हम चुनाव जीत सकते हैं। और आपने ये बात ठीक कही कि अमित शाह ने उसमें बहुत मेहनत की और अमित शाह कॉन्फिडेंट थे छत्तीसगढ़ को लेकर कि हम 100% जीतेंगे। छत्तीसगढ़ की इतनी बात हम कर रहे हैं कि भाजपा ने चौंकाया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से बात की है हमारी साथी रुचि कुमार ने। सुने डॉक्टर रमन सिंह अब क्या कह रहे हैं। आपको बातचीत हम थोड़ी देर में दिखाते हैं। रमन सिंह लेकिन पूरे प्रचार के दौरान ये तो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में लेकिन बहुत दबी जबान से कहते बहुत, थे। जी हाँ, बिल्कुल वही। वो इंटरव्यूज में भी जो बात कहते थे बस सब ऐसा लगता था कि वो औपचारिकता पूरी कर रहे हैं ये कहने की कि वो जीतेंगे। ये देखिए फिर एक बार वो जो पोस्टर बीजेपी इस वक्त दिखा रही है, लहरा रही है सब जगह कि देश में एक ही गारंटी चलती है और वो है नरेंद्र मोदी की गारंटी। और ये नतीजे देख करके कौन इस बात पर यकीन नहीं करेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अगर कुछ चला है तो ये नरेंद्र मोदी की गारंटी ही है, जो उन्होंने हर रैली में, अपनी हर सभा में जाकर के कहा
कि आप भाजपा को वोट दीजिए और भाजपा की सरकार आपके लिए काम करेगी। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। तो उन्होंने जिस तरीके से और सौरभ, ये जो आप ट्रेंड दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में इस समय, ये वो है जो पोस्टर ने दिखाया था, उसका रिवर्स है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि 4% वोट का गैप जो है यहां पर हो चुका है। अब भूपेश बघेल खुद मुश्किल में चल रहे हैं अपनी सीट पर, तो इससे बुरी खबर उनके लिए और क्या हो सकती है। और रमन सिंह जी, ये इस बात की गारंटी है। रमन सिंह की बात सुनना। ये रमन सिंह की बात सुनते हैं। बात करूं मैं आपसे, 1 मिनट बात करूं, थोड़ी देर जी बस। ये छत्तीसगढ़ में जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, हमारे साथ रमन सिंह जी हैं जो 3 बार यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नतीजों पे क्या रिएक्शन? बहुत बढ़िया। आज नतीजे नहीं निकले हैं, रुझान दिख रहा है। रुझान वोटों में परिवर्तित हो जाएगा शाम रात को 8 बजे तक, और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो रुझान है जो बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है, इसकी क्या बड़ी वजह है? भूपेश के अहंकार को, भ्रष्टाचार को छत्तीसगढ़ की जनता ने रिजेक्ट किया है और मोदी गारंटी को स्वीकार किया है। सबसे बड़ी कौन सी गारंटी है जिसका असर आपको फील्ड पे दिखाई दे रहा है? वो किसानों के लिए हमने जो बात किया, 3100 रुपया धान खरीदी के, महिलाओं को जो 12,000 रुपये देने की बात कही, और 2 साल का बोनस और अन्य घोषणाएं की, 18 लाख आवास देने की बात और वादा किया। इन सब सारे वादों पर छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर लगाया। लेकिन कांग्रेस में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। कांग्रेस ऑफिस में मछली आ गई थी सुबह, कहते हैं शुभ होती है। मिठाइयों का ऑर्डर 60 वैरायटी की मिठाइयाँ 100 किलो ऑर्डर की थी, और उनका कहना था कि 70 वैरायटी भी आ सकती है। मतलब 60 तो सीट मिली रही है, 70 तक पहुँच सकती है। वो जनता के ऊपर जिस प्रकार अहंकार रहा भूपेश बघेल का, लोगों ने रिजेक्ट किया। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? विधायक दल की बैठक होगी, तय हो जाएगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो एकदम से बीजेपी में, चाहे बीजेपी का ऑफिस हो, चाहे ये डॉक्टर रमन सिंह का घर हो, एकदम से हलचल तेज हो गई है। सुबह एकदम सन्नाटा था। बीजेपी का पार्टी ऑफिस था, वो जो मेन ऑफिस है वो खुला नहीं था ताला, और यहाँ भी सन्नाटा था। लेकिन जैसे जैसे रुझान आने शुरू हुए हैं, पार्टी ऑफिस का जो मेन हॉल है वो खोला गया है, वहाँ रौनक बढ़ गई है, गाड़ियों की कतार लग गई है। तो जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी। तो देखिए, तैयारी कहीं और पर थी, लेकिन जश्न अब कहीं और मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नतीजे चौंकाने वाले हैं, ना सिर्फ विशेषज्ञों को बल्कि खुद राजनीतिक दलों को। एक तरफ कांग्रेस भी शॉक्ड है कि आखिर आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ कि उनकी सरकार बनते बनते रह गई, और बीजेपी भी इतना नहीं सोच पा रही थी कि शायद वो सरकार बना लेगी, लेकिन अब सरकार बनाने की स्थिति में आती हुई नजर आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। 157 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, स्वागत है सर आपका, और बहुत शुभकामनाएं आपको। स्कोर बोर्ड कह रहा है 3-1 इन राज्यों में आपके लिए। आपको भी बहुत बधाई। क्या सबसे बड़ी वजह आप मान रहे हैं इतनी क्लीन मेजॉरिटी मध्य प्रदेश में लेकर आ रहे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर जो ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश का जो अभियान था, उसको जनता ने आज इतिहास बना करके ताकत दी है। मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प जनता ने लिया, ये सेमीफाइनल था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आज जनता ने माननीय प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की गरीब कल्याण की योजना जो हमारी ताकत थी, और संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ पर माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति में 51% वोट शेयर लाने का जो संकल्प था, आज कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर 51% वोट शेयर लाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यही जीत का सबसे बड़ा आधार है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे क्या चाहेंगे आप वी.डी. शर्मा जी? मुख्यमंत्री कंटिन्यू रहे या नया मुख्यमंत्री होना चाहिए? फीडबैक क्या था पूरे प्रदेश में घूमने के बाद आपका? मध्य प्रदेश के अंदर इस बार हम चुनाव सामूहिक नेतृत्व पर लड़े, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और एक टीम स्पिरिट के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान में हमें कहा था, प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ना है और हर बूथ को जीतने का संकल्प। जो मैंने कहा कि माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति मध्य प्रदेश के अंदर थी कि उन्होंने भाजपा के संगठन को, मुझे ध्यान में है कि ग्वालियर की बैठक में कहा था
कि इस बार मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की संगठन की ताकत के बल पर हम मध्य प्रदेश में विजय का इतिहास बनाएंगे, जो आज पूर्ण होता दिखाई देता है। उन्होंने 150 से ऊपर सीटों की बात कही थी, 51% वोट शेयर की बात कही थी। दोनों लक्ष्य माननीय अमित शाह जी के जो संकल्प थे, आज भाजपा के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने पूरे किए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी का बहुत आभार, हमारे अध्यक्ष जी ने हमें आशीर्वाद दिया, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद के साथ मैं मध्य प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्हें बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने एक बार भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, मतलब ये समझा जाए ना कि मुख्यमंत्री अब कोई भी हो सकते हैं।